तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो के एक बहुत ही मशहूर नाटक डॉक्टर फॉस्टस की। हाँ, ये शेक्सपियर के ज़माने का नाटक है, रिनेसां वाला दौर। और हमारे पास ना इस पर एक स्टडी यूनिट है, जिसके सार पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये कहानी है डॉक्टर फॉस्टस की। एक बड़ा विद्वान जिसे लगता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, पर फिर भी कुछ कमी है। हाँ, मतलब दर्शन, तर्क, मेडिसिन, थियोलॉजी, सब में माहिर। लेकिन उसे लगता है ये सब काफ़ी नहीं है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है। और यहीं से उसकी एक खतरनाक यात्रा शुरू होती है। उसे लगता है साधारण इंसान होना काफी नहीं। सही। और फिर उसका ध्यान जाता है काले जादू की तरफ, नेक्रोमांसी जिसे कहते हैं। हाँ, वो सोचने लगता है कि एक कुशल जादूगर तो लगभग भगवान जैसा होता है। शक्ति, सम्मान, कंट्रोल, ये सब सपने उसे खींचते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वो इस रास्ते पर सोचता है, उसके अंदर ने एक कश्मकश शुरू होती है। अच्छे और बुरे फरिश्ते आते हैं। हाँ, गुड और बैड एंजल्स। एक कहता है भाई ईश्वर के बारे में सोचो, शास्त्र पढ़ो, और दूसरा कहता है अरे छोड़ो ये सब, जादू की दुनिया में जाओ, नाम कमाओ, शक्ति पाओ। और फॉस्टस वो बुरे वाले की सुन लेता है। हाँ, और फिर वो बुलाता है मेफिस्टोफेलिस को, लूसीफर का एक सेवक। और कमाल की बात यह है कि मेफिस्टोफेलिस खुद उसे नरक की सच्चाई बताता है। कहता है भाई स्वर्ग से दूर होना ही नरक है, ये कोई मजाक नहीं है। सही कहा। और फॉस्टस उसकी बात उड़ा देता है, कहता है अरे नरक वरक फत कहानी है। और वो तैयार हो जाता है सौदा करने को। 24 साल की असीम शक्ति, दुनिया के सारे ऐशो आराम, और बदले में अपनी आत्मा। जी हाँ, अपनी आत्मा। और वो भी बाकायदा अपने खून से लिखकर ये सौदा करता है। खून से? और तब भी जब उसका खून जम जाता है या हाथ पर लिखा आता है होमो फूजे, मतलब भागो आदमी, वो रुकता नहीं है। इन चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर देता है। सौदा हो जाता है। और वो ईसा मसीह के आखिरी शब्द दोहराता है, कंज्यूमेटम एस्ट, ये पूरा हुआ। कितनी भयानक बात है। तो सौदा तो हो गया, पर क्या उसे वो मिला जो वो चाहता था? यहीं पर कहानी थोड़ा अजीब मोड़ लेती है। अगले 24 साल इस स्टडी यूनिट के हिसाब से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत छोटे मोटे बल्कि बचकाने कामों में करता है। हाँ, जैसे रोम जाकर पोप को तंग करना, अदृश्य होकर। हाँ, उसका खाना चुराना, उसे थप्पड़ मारना, ये सब। या फिर सम्राट के दरबार में सिकंदर महान का भूत दिखाना और एक दरबारी का मजाक उड़ाने पर उसके सिर पे सींग उगा देना। सही। मतलब कहाँ तो वो दुनिया पर राज करने की सोच रहा था, कहाँ ये जादूगर वाले करतब दिखा रहा है। तो स्टडी यूनिट यही सवाल उठाती है कि क्या ये उसकी शक्ति का खोखलापन नहीं दिखाता? तो बिल्कुल, उसकी जो बड़ी बड़ी इच्छाएं थी वो कहीं पीछे छूट गई। वो बस एक एंटरटेनर बन के रह गया। शक्ति ने उसे महान बनाने की जगह और छोटा कर दिया। और फिर वो 24 साल खत्म होने लगते हैं। हाँ, और फॉस्टस को डर लगता है, वो हताश है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। वो उसे समझाता है कि अभी भी वक्त है, पश्चाताप कर लो, ईश्वर माफ कर देगा। और एक पल के लिए फॉस्टस का मन बदलता भी है। वो कहता है कि हाँ, नरक और कृपा मेरे अंदर लड़ रहे हैं, पर फिर सोचता है मेरा दिल इतना कठोर हो गया है कि मैं पछतावा कर ही नहीं सकता। ओह। और तभी मेफिस्टोफेलिस आ जाता है। हाँ, वो उसे डराता है, धमकाता है, और फॉस्टस फिर से शैतान के चंगुल में फंस जाता है। और फिर वो अपनी आखिरी इच्छा बताता है, शायद सबसे खतरनाक इच्छा, हेलेन ऑफ ट्रॉय। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को देखना चाहता है, उसे पाना चाहता है। और यही वो मशहूर लाइन आती है, क्या यही वो चेहरा था जिसने हजारों जहाज चलवाए? हाँ, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती की तारीफ नहीं है। स्टडी यूनिट बताती है कि ये हेलेन असली नहीं है। वो मेफिस्टोफेलिस का भेजा हुआ एक पिशाच है, एक शैतानी रूप। अच्छा, तो उसे चाहना मतलब ईश्वर को पूरी तरह नकार देना। ये उसका आखिरी और सबसे बड़ा पाप है, डेमोनोलेट्री, यानी शैतान की पूजा। हे भगवान। और फिर अंत आता है, वो आखिरी सीन। बहुत ही दर्दनाक। उसका आखिरी सोलिलोकी, मतलब एक आलाप। घड़ी 11 बजा चुकी है, बस 1 घंटा बाकी है। और वो चीखता है, वक्त रुक जाए, ये घंटा 1 साल बन जाए, ताकि उसे पछतावा का मौका मिल सके। वो भगवान से दया मांगता है, यहां तक कि कहता है काश मैं जानवर होता जो मरकर खत्म हो जाता, ताकि ये अनंत सजा ना भुगतनी पड़े। उसे आसमान में ईसा मसीह का खून दिखता है जो उसे बचा सकता है, पर वो चिल्लाता है, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। वो उस कृपा तक पहुंच ही नहीं पाता। और फिर आधी रात को घड़ी 12 बजाती है। शैतान आ जाते हैं और उसके आखिरी शब्द होते हैं, मैं अपनी किताबें जला दूंगा, आह मेफिस्टोफेलिस। और उसे घसीट कर नरक ले जाया जाता है। तो ये नाटक आखिर है क्या? ये स्टडी यूनिट हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये एक मोरालिटी प्ले है,
मतलब एक नैतिक कहानी? हाँ, जैसे पुराने नाटक होते थे जहां पाप जैसे अहंकार या वासना का नतीजा सीधे सीधे दंड के रूप में दिखाया जाता था। फॉस्टस का पाप ज्ञान की हवस और अहंकार। या फिर ये रेनेसा की हीरोइक ट्रेजेडी है, एक असाधारण नायक की कहानी जो अपनी किसी बड़ी कमी या महत्वाकांक्षा की वजह से गिरता है। फोस्टस की ज्ञान और शक्ति की जो असीम प्यास थी वही उसकी ट्रेजेडी बन गई। शायद ये दोनों का कुछ मिश्रण है। हो सकता है ये नाटक ज्ञान की सीमाएं दिखाता है, महत्वाकांक्षा के खतरे दिखाता है, इंसान की इच्छा शक्ति और किस्मत के बीच का संघर्ष भी है। उसे मौके मिले थे पश्चाताप के, पर उसने चुने नहीं। हाँ, उसने नहीं चुने। तो ये थी डॉक्टर फॉस्टस की कहानी का सार, जैसा इस स्टडी यूनिट में बताया गया। एक इंसान की उड़ान और उसके भयानक अंत की कहानी। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ज्ञान की हद क्या होनी चाहिए? क्या कुछ जानना खतरनाक भी हो सकता है? शक्ति की तलाश इंसान को कहां ले जा सकती है? ये सवाल शायद हमेशा रहेंगे। नमस्कार, आज हम शेक्सपियर के एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं डार्क प्ले मैकबेथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टडी गाइड है जो इसमें हमारी मदद करेगा। जी, और ये गाइड हमें नाटक के परिचय, उसकी कहानी और उसके विश्लेषण में काफी गहराई तक ले जाता है। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इस गाइड के जरिए मैकबेथ की जो जटिल कहानी है, उसके मुख्य विषय हैं, पात्र हैं, उनको थोड़ा आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैकबेथ मतलब शेक्सपियर की सबसे जानी मानी त्रासदियों में से है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की भूख, अपराध बोध इंसान को पूरी तरह बदल सकता है, उसे पतन की ओर ले जा सकता है। और इसकी प्रासंगिकता तो आज भी है। यकीनन। तो कहानी शुरू होती है जैसा गाइड में बताया गया है, स्कॉटलैंड के एक बहादुर जनरल मैकबेथ से। हाँ, वो लड़ाई जीतकर लौट रहा होता है अपने साथी बैंकों के साथ, और तभी उसे मिलती हैं वो 3 डायनें। बिल्कुल, और वो भविष्यवाणियां करती हैं मैकबेथ के लिए कि वो पहले थेन ऑफ कॉडोर बनेगा और फिर स्कॉटलैंड का राजा। और बैंकों के लिए कहती हैं कि तुम राजा तो नहीं बनोगे, पर तुम्हारे वंशज राजा बनेंगे। यहीं से मतलब महत्वाकांक्षा का वो पहला बीज पड़ता है। खासकर जब पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है। हाँ, जब राजा डंकन उसे सचमुच थेन ऑफ कॉडोर बना देते हैं, तो मैकबेथ के मन में वो राजा बनने वाली बात और पक्की हो जाती है। और यहाँ गाइड एक अहम सवाल उठाता है, क्या ये सब किस्मत का खेल था? क्या मैकबेथ सिर्फ उन डायनों की कठपुतली था, या फिर ये उसकी अपनी छिपी हुई महत्वाकांक्षा थी जो अब बाहर आ रही थे? ये तो बड़ा सवाल है, और इसमें आग में घी डालने का काम करती है उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ। ओह हाँ, लेडी मैकबेथ, वो भी उतनी ही महत्वाकांक्षी है, शायद मैकबेथ से भी कुछ ज्यादा ही। गाइड भी यही कहता है। वो मैकबेथ को उकसाती है, उसकी हिचकिचाहट पर सवाल उठाती है, और आखिर में उसे राजा डंकन की हत्या के लिए मना ही लेती है। मैकबेथ के अंदर एक संघर्ष तो चलता है, लेकिन वो आखिर में हत्या कर देता है, पर करते ही उसे भयानक अपराध बोध घेर लेता है। हाँ, वो महसूस करता है जैसे उसने सिर्फ डंकन को नहीं मारा, बल्कि सुकून को, नींद को ही मार दिया है। वो कहता है ना, स्लीप नो मोर। और ये अपराध बोध, जैसा गाइड में जिक्र है, पूरे नाटक का एक सेंट्रल थीम बन जाता है। मैकबेथ का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसे वो बैंक्वेट सीन में बैंकों का भूत देखता है जो सिर्फ उसे ही दिखता है। सही। और दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ, जो शुरू में कितनी कठोर और दृढ़ दिखती है, वो भी बाद में इसी अपराध बोध के दोष तले टूट जाती है। वो नींद में चलने लगती है, अपने हाथों से वो खून के वो काल्पनिक धब्बे मिटाने की कोशिश करती है। आउट डैम्ड स्पॉट। हाँ, गाइड इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि कैसे दोनों किरदारों में अपराध बोध अलग अलग तरीके से सामने आता है। अच्छा, अपनी सत्ता बचाने के लिए मैकबेथ अब और क्रूर होता जाता है। बिल्कुल। वो अपने दोस्त बैंकों को मरवा देता है, क्योंकि उसे डर है कि बैंकों के बेटे राजा बनेंगे, जैसा डायनो ने कहा था। हाँ, हालांकि बैंकों का बेटा फ्लींस बचकर निकल जाता है। तो मैकबेथ का डर बना रहता है। वो फिर से उन डायनो के पास जाता है सलाह लेने, और वो उससे और भी रहस्यमयी, भ्रामक सी भविष्यवाणियां बताती हैं। हाँ, कि मैकडफ से सावधान रहो, और ये कि कोई भी औरत से जन्मा इंसान उसे मार नहीं सकता। और तीसरी, कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक बर्नम का जंगल खुद चलकर डंसीनेन पहाड़ी तक ना आ जाए। गाइड के अनुसार ये भविष्यवाणियां मैकबेथ को एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराती हैं। उसे लगता है अब उसे कोई हरा नहीं सकता। वो अजय महसूस करने लगता है। और यही सोच उसके पतन को और तेज कर देती है। ये कुछ अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत जैसा है। एक नायक जिसमें कोई बड़ी कमी हो
यहाँ मैकबेथ की महत्वाकांक्षा और भाग्य, डाइनो की भविष्यवाणियां मिलकर उसे बर्बादी तक ले जाते हैं। इसी झूठे आत्मविश्वास में वो एक और भयानक काम करता है, वो मैकटफ के बीवी बच्चों को मरवा देता है। एक बहुत ही क्रूर कदम। उधर मैकटफ जिसे खबर मिलती है और डंकन का बेटा मैल्कम इंग्लैंड में सेना इकट्ठा कर रहे होते हैं। और फिर आता है क्लाइमैक्स। मैल्कम की सेना चालाकी से बिरनम जंगल की टहनियों को अपनी ढाल बनाकर डंसीन की तरफ बढ़ती है। तो इस तरह जंगल के चलने वाली भविष्यवाणी सच हो जाती है। मैकबेथ को पहला झटका लगता है। इस बीच लेडी मैकबेथ की भी मौत हो जाती है। वो अपराध बोध से पागल हो चुकी थी। हाँ, और अंत में युद्ध के मैदान में मैकबेथ का सामना होता है मैकडफ से। मैकबेथ को अब भी लगता है कि उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि हर कोई औरत से ही जन्म लेता है। लेकिन तभी मैकडफ वो राज खोलता है। बिल्कुल, वो बताता है कि उसका जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। उसे समय से पहले माँ के गर्भ से ऑपरेशन करके निकाला गया था। Was from his mother's womb untimely ripped। तो दूसरी भविष्यवाणी भी मैकबेथ के खिलाफ चली गई। मैकबेथ समझ जाता है कि डाइनो ने उसे धोखा दिया है, शब्दों के जाल में फंसाया है। लेकिन वो हार नहीं मानता, आखिर तक लड़ता है। जी, पर अंत में मैकडफ उसे मार देता है। और फिर मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बनता है और राज्य में शांति और व्यवस्था वापस आती है। तो अगर हम इस स्टडी गाइड के विश्लेषण को देखें तो मैकबेथ यही दिखाता है कि कैसे हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा और फिर उसका अपराध बोध एक नायक को भी खलनायक बना सकता है। सही कहा। और ये नाटक राजधर्म क्या है, मर्दानगी का सही मतलब क्या है और क्या बाहरी बुरी ताकतें इंसान पर असर डाल सकती हैं, इन सब बातों पर भी सोचने को मजबूर करता है। और आखिरी में एक सवाल जो गाइड भी उठाता है और जो हमेशा विचारणीय रहेगा, मैकबेथ जो कुछ भी करता है उसके लिए वो खुद कितना जिम्मेदार था और बाहरी प्रभावों का कितना हाथ था, डाइनो का, लेडी मैकबेथ का। हाँ, क्या इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है या वो सिर्फ परिस्थितियों और बाहरी ताकतों के हाथ का एक मोहरा है? ये सवाल शेक्सपियर ने तब पूछा था और आज भी ये उतना ही मौजू है। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एफ्रा बेन के मशहूर नाटक द रोवर की, और साथ ही उस दौर की भी जिसे रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं। हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल है जिसमें इसका जिक्र है। तो आज हम समझेंगे कि ये रेस्टोरेशन ड्रामा क्या था, नाटक का टाइटल, सेटिंग, कहानी, किरदार और जेंडर वाले मुद्दे, इन सब पे बात करेंगे। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात, एफ्रा बेन इंग्लैंड की पहली महिला थीं जिन्होंने सिर्फ लिखकर अपना गुजारा किया, वो भी उस वक्त जब लिटरेचर पर मर्दों का दबदबा था। तो चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, रेस्टोरेशन का मतलब है सिल्वासु 60 में राजशाही का वापस आना, चार्ल्स द्वितीय का गद्दी पर बैठना। इससे पहले जो प्योरिटन दौर था ना, उसमें थिएटर्स पर बैन लगा हुआ था। तो जैसे ही थिएटर खुले, चार्ल्स द्वितीय ने सिर्फ 2 कंपनियों को लाइसेंस दिया, किंग्स कंपनी और ड्यूक्स कंपनी। और स्टेज पर नई चीजें आई, जैसे मूविंग सीनरी, म्यूजिक, डांस, और पहली बार औरतें एक्ट्रेस बनकर स्टेज पर आईं। अच्छा, औरतें स्टेज पर, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत कह सकते क्रांतिकारी रहा होगा। हाँ बिल्कुल, इस पर बातें भी बहुत हुई, अच्छा भी कहा गया, बुरा भी। और इसी से ब्रीचेस रोल शुरू हुए, मतलब जब एक्ट्रेस मर्दों के कपड़े पहनती थी। ये काफी सेंसेशनल माना जाता था। किरदारों में भी फर्क आया, फीमेल कैरेक्टर्स ज्यादा बोल्ड, ज्यादा विटी, मतलब हाजिर जवाब दिखाए जाने लगे। तो ये जो प्यूरिटन दौर की सख्ती थी, उसके खिलाफ एक तरह का रिएक्शन था ये सब। जी हाँ, लोग अब थोड़ी खुली सोच, यौन विषयों पर बात, ऐसी कॉमेडी देखना चाहते थे। यहीं से कॉमेडी ऑफ मैनर्स आई, जो अमीरों के तौर तरीकों का मजाक उड़ाती थी। तेज डायलॉग, उलझी हुई कहानियां, अक्सर लव और मैरिज के इर्द गिर्द। लेकिन वो रिश्ते भी अक्सर बिना प्यार के या थोड़े अनैतिक दिखाए जाते थे। अच्छा, तो इस माहौल में द रोवर आया। नाटक का पूरा नाम था द रोवर और द बैनिश्ड कैवलियर्स। कैवलियर्स तो चार्ल्स प्रथम के सपोर्टर थे, जो देश निकाले पर थे, जैसे बुलमोर और बेलविल। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह की श्रद्धांजलि थी। और रोवर मतलब घुमक्कड़ या आवारा, ये टाइटल एक तो विल्मोर पर फिट बैठता है, जो रंगीन मिजाज है, कहीं टिकता नहीं, और दूसरी है हेलेना, जिसे नन बनना है, पर वो कार्निवल में प्यार और एडवेंचर ढूंढ रही है। दोनों ही रोवर हैं एक तरह से। कुछ लोग तो विल्मर में चार्ल्स द्वितीय की झलक भी देखते हैं। और सेटिंग नेपल्स में कार्निवल के टाइम की है, इसका क्या महत्व है? ये बहुत जरूरी है। कार्निवल मतलब जश्न, आजादी और नकाब, मास्क से पहचान छिप जाती है। तो किरदारों को, खासकर औरतों को, जैसे फ्लोरिंडा, हेलेना,
उन्हें समाज के नियम तोड़ने की आजादी मिलती है। अच्छा, भेस बदलकर कुछ भी करने की छूट। हाँ, ये पहचान छुपाने का खेल पूरी कहानी में चलता रहता है। कहानी शुरू भी तो ऐसे ही होती है। दो बहनें हैं, फ्लोरिंडा और हेलेना। फ्लोरिंडा की शादी कहीं और तय हो रही है, पर वो बेलविल से प्यार करती है। हेलेना को नन बनना है, पर वो कार्निवल में एक्सपीरियंस चाहती है। फिर एंट्री होती है खेवेलियर्स की, बेलविल, विलमोर, ब्लंट, और कार्निवल में नकाब पहने इन बहनों की मुलाकात होती है इनसे। हाँ, और किरदारों की बात करें तो विलमोर वो टिपिकल रेस्टोरेशन रेक है, अयाश किस्म का, चालाक है, फ्लर्ट है, कमिटमेंट से भागता है। पर हेलेना की इंटेलिजेंस उसे अट्रैक्ट करती है। यहीं वो लव वर्सेस लस्ट वाला एंगल और मर्दों के लिए अलग नियम, वो सब दिखता है। लेकिन विलमोर सिर्फ एक चार्मिंग रोवर नहीं है ना, उसका एक डार्क साइड भी है। बिल्कुल। फ्लोरिंडा पर जो वो हमले की कोशिश करता है, वो उसका खतरनाक रूप दिखाता है। दूसरी तरफ हेलेना है, स्मार्ट, विद्रोही, वो नन बनने से पहले जीना चाहती है। वो विलमोर को टक्कर देती है बातों में, और कहीं ना कहीं फीमेल एजेंसी की बात करती है, अपने दायरे में रहकर। और फ्लोरिंडा और बेंडेल, वो तो पारंपरिक लव स्टोरी जैसी लगती है। हाँ, वो सच्चे प्यार को दिखाते हैं, लेकिन उन्हें भी क्लास डिफरेंस, अरेंज्ड मैरिज जैसी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। फिर एंजेलिका है, एक मशहूर वेश्या। शुरू में वो पावरफुल दिखती है अपनी आज़ादी को लेकर, पर विलमोर के प्यार में पड़कर वो कमज़ोर हो जाती है, धोखा खाती है। ये प्यार के खतरों को दिखाता है, खासकर उन औरतों के लिए जो समाज के हाशिए पर हैं। और ब्लंट का क्या होता है? वो भोला अंग्रेज। हाँ, ब्लंट शुरू में तो फनी लगता है, पर जब उसे लुसेटा धोखा देती है तो वो एकदम औरतों से नफरत करने वाला बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे भोलापन कड़वाहट में बदल सकता है। तो अंत में क्या होता है? क्या सब हैप्पीली एवर आफ्टर होता है? ज्यादातर कहानियां सुलझ जाती हैं। बेलविल फ्लोरिडा की शादी फ्रेडरिक वेलेरिया की शादी जैसा कॉमेडी में होता है, पर विलमोर और हेलेना का मामला इंटरेस्टिंग है। उनकी नोकझोंक जारी रहती है, वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन मानते हैं और हेलेना के कहने पर शादी के लिए राजी होते हैं, लेकिन ये मानते हुए कि उनकी शादी में तूफान आ सकते हैं। ये कोई सिंपल हैप्पी एंडिंग नहीं है। और एंजेलिका? एंजेलिका का दिल टूटता है, वो बदला लेना चाहती है, पर आखिर में विलमोर को छोड़ देती है बद्दुआ देके। और ब्लंट, वो ग्रुप में वापस तो आता है, पर उसकी कड़वाहट बनी रहती है। मतलब ये कॉमेडी हंसाने के साथ साथ गहरे सवाल भी उठाती है, रिश्तों पर, नैतिकता पर, और इसमें हिंसा जैसे डार्क एलिमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो द रोवर एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ये अपने टाइम के थिएटर, समाज और प्यूरिटन सोच के खिलाफ जो माहौल था उसे दिखाती है। और एफ्रा बेन के लिए उस दौर में एक महिला राइटर के तौर पर यह वाकई एक असाधारण काम था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। नाटक का अंत शादियों से होता है, ठीक है, कॉमेडी है, पर क्या ये शादियां, खासकर विलमोर और हेलेना की जो अनिश्चित सी सहमति है, क्या ये वाकई उन मुश्किल सवालों का जवाब देती हैं जो नाटक ने उठाए थे? आजादी, वफादारी, रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी, या ये अंत बस एक ऊपरी तौर पर सब ठीक दिखाने का तरीका है? सोचने वाली बात है।